हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम तक। तो स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्लास 10 के साइंस के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, समजात अंगों का उदाहरण है। ठीक है, समजात जो अंग होते हैं उनका उदाहरण है हमारा हाथ या कुत्ते के अग्रपाद। ठीक है, हमारा हाथ तथा कुत्ते के जो आगे वाले दो पैर होते हैं वो, या हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर पहला, हमारा हाथ या कुत्ते के अग्रपाद जो होते हैं वह समजात अंग के उदाहरण है। ठीक है, जिस तरह से हमारे हाथ कार्य करते हैं उसी तरह से उनके कुत्ते का भी हाथ कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, असमसूत्री विभाजन या इनमें सभी। तो विभिन्नता का मुख्य कारण है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। स्टूडेंट, यदि आपको जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उससे यह पता चलेगा कि आपको अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कितनी तैयारी कर रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, किसके कारण उत्पन्न होती है। डीएनए के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, आनुवांशिक पुनर्योग के कारण या इनमें सभी। तो जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, डीएनए के कारण भी उत्पन्न होती है, उत्परिवर्तन के कारण भी उत्पन्न होती है और आनुवांशिक पुनर्योग के कारण भी उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। जीवों में वंशागत जो गुण होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है, वह किसके द्वारा वह संपन्न हो पाता है। जीन के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, डीएनए के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, जीवों में जो वंशागत गुण होते हैं वो जीन के द्वारा संपन्न होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, वंशागत जो नियम हैं उनका प्रतिपादन किसने किया था। चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने या जेसी बोस ने या ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था स्टूडेंट ग्रेगर जॉन मेंडल ने, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं उस विभिन्नताओं को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है। कायिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता या अनुवांशिक विभिन्नता या बी और सी। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी। देखिए, ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होते हैं उसे हम लोग जननिक विभिन्नता और अनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बी एवं सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उनके संतानों में संचारित होने वाले गुण कहलाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से जो उनके जो संतान उत्पन्न होती है उनमें जो संचारित होने वाली जो गुण होती है वह गुण क्या कहलाती है, उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है अनुवांशिक या पैतृक गुण, ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिकता या जेनेटिक्स या अनुवांशिकी या उपयुक्त सभी।
तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संतानों में जो संचारित गुण होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक या पैतृक गुण। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, अनुवांशिक या पैतृक गुण। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस वीडियो में हम टोटली 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे स्टूडेंट, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? सबसे ज़्यादा समानता किससे है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या जीवाणु से? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुवांशिकी जीव जीवन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी जो है वह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ का अध्ययन हम लोग करते हैं? क्या हम लोग जीवाश्म का ईंधन करते हैं, या कायिकी का अध्ययन करते हैं, या अनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, या जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन करते हैं? तो यहाँ से हमारे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। अनुवांशिकी जीव विज्ञान के अंतर्गत स्टूडेंट हम अनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वह बौने पौधे को दर्शाता है। क्या कैपिटल टी और स्मॉल टी, या स्मॉल टी कैपिटल टी, या दोनों स्मॉल टी, या दोनों कैपिटल टी? तो स्टूडेंट जो बौने पौधे को जो दर्शाता है वह हमारा होता है स्मॉल टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, स्मॉल टी। ठीक है, दोनों स्मॉल टी जो है वो बौने पौधे को दर्शाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुवांशिकी विभिन्नता का मुख्य कारक है। अनुवांशिकी जो है वो विभिन्नता का मुख्य कारक है। किसका मुख्य कारक है वह? क्या डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन के, या जलवायु में परिवर्तन के, या भौगोलिक पृथक्करण के, या इनमें से कोई नहीं? तो अनुवांशिकता जो है स्टूडेंट, या डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन के मुख्य कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खाली स्थान को छोड़कर कोई 2 मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूप एक जैसे नहीं होते हैं। किसके जैसे नहीं होते हैं? समरूप यमज के, समरूप संतान के, या माता पिता के, या भाई बहन के? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, समरूप यमज। ठीक है, खाली स्थान में यहाँ पे क्या भरा जाएगा? समरूप यमज। समरूप यमज को छोड़कर कोई 2 मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, जेबी लामार्क को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जैन मेंडल को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ग्रेगर जैन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है? ठीक है, निम्न में से कौन सी ऐसी विभिन्नता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है? कायिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, जनिक विभिन्नता, या इनमें से सभी? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, जनिक विभिन्नता। जनिक विभिन्नता जो है वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
जनिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? जनिक विभिन्नता जो है उसका मुख्य कारण क्या है? कोशिका विभाजन, अनुवांशिक पुनर्योग या डीएनए का निर्माण या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट जनिक जो विभिन्नता है उसका मुख्य जो कारण है वह है अनुवांशिक पुनर्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अनुवांशिक पुनर्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एडाविज्म का अर्थ है, एडाविज्म का क्या अर्थ है? संतति में जनकों के गुणों का आना या संतति में जनकों के गुणों का नहीं आना या संतति में पूर्वजों के गुणों को आना जो जनकों में नहीं है या इनमें से सभी? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एडाविज्म का अर्थ होता है संतति में पूर्वजों के गुणों को आना जो कि जनकों में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? ठीक है, ग्रेगर जॉन जो मेंडल जो थे वह कब पादरी बने थे? 1840 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में या 1845 ईस्वी में या 1847 ईस्वी में? तो स्टूडेंट ग्रेगर जॉन जो मेंडल थे वह 1847 ईस्वी में पादरी बने थे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, 1847 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया क्योंकि? ठीक है, किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि वह बहुत बड़े सन्यासी थे, या सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे, या उनकी लिखावट अच्छी नहीं थी, या उनका अध्ययन गलत था? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? 10 गुण का, 6 गुण का, 5 गुणों का या 7 गुणों का? तो स्टूडेंट मेंडल ने मटर के 7 गुणों का अध्ययन किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग में स्टूडेंट वो बगीचे में उगाए जाने वाले कौन से पौधे को उन्होंने चयन किया था? साधारण मटर के पौधे को, या उड़हुल के पौधे को, या गुलाब की पौधे को, या शहतूत की पौधे को? तो मेंडल ने चयन किया था साधारण मटर के पौधे को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साधारण मटर की पौधे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मिलर एवं यूरो ने प्रयोग में निम्न विकल्पों में क्या उपस्थित था? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन या ए बी सी तीनों? तो स्टूडेंट मिलर एवं यूरो के जो प्रयोग था उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन तीनों उपस्थित था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, ए बी सी सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन प्रभावी गुण है? निम्न में कौन प्रभावी गुण है? लंबा, बौना, उजला फूड़ा या सिकुड़ा बीज? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, लंबा। ठीक है, लंबा जो है वह प्रभावी गुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 23वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? अनुवांशिक गुण, उपार्जित गुण या अनुवांशिक गुण या उपार्जित गुण दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर पहला, अनुवांशिक गुण। अनुवांशिक गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, आँखों एवं बालों का रंग में किस प्रकार का विभिन्नता है? ठीक है, हमारी जो आँख है और जो बालों के रंग होते हैं
उनमें किस प्रकार की विभिन्नता होती है, किस प्रकार की समानता होती है? अनुवांशिक जनिक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता या द्विगुणन विभिन्नता या इनमें से कोई नहीं? तो आँखों एवं बालों के बीच हमारी अनुवांशिक विभिन्नता होती है, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, अनुवांशिक जनिक विभिन्नता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है? ठीक है, जो विभिन्नता जो है वह जलवायु तथा वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, वैसी विभिन्नता को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक विभिन्नता, जनिक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट ऐसी विभिन्नता को हम कहते हैं कायिक विभिन्नता, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कायिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, वह विभिन्नता जो क्रोमोसोम या जीन को संरचना के परिवर्तन से होती है क्या कहलाती है? ठीक है, वह विभिन्नता जो क्रोमोसोम या जीन के संरचना के परिवर्तन से होती है, वैसी विभिन्नता को हम क्या कहते हैं? कायिक विभिन्नता, जनिक विभिन्नता या अनुवांशिक विभिन्नता या बी एवं सी दोनों? तो स्टूडेंट वैसी विभिन्नता को हम कहते हैं जनिक विभिन्नता और अनुवांशिक विभिन्नता, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी जीन की जीनी संरचना कहलाती है? ठीक है, किसी जीन की जीनी संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है? फेनोटाइप, जीनोटाइप या जेनेटिक्स या युग्मज? तो स्टूडेंट उसे हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, किसी भी जीन की जो जीनी संरचना होती है उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जा रहा है, जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है? अलैंगिक रूप से जनन में या लैंगिक जनन में या कायिक प्रवर्धन में या इनमें सभी? तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक जनन में। ठीक है, लैंगिक जनन में जो संतानों में विभिन्नता होती है वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीव की वह अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वह क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप, फेनोटाइप, युग्मक या अनुवांशिकी? तो जीव की वह संरचना, वह लक्षण, अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से हम उसे देख सकते हैं उसे हम लोग फेनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनोटाइप बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फेनोटाइप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, अगला क्वेश्चन है, डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है? ठीक है, डार्विन का जो सिद्धांत है वो हमें क्या बतलाता है? चार ऑप्शन है हमारे पास, सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास, या लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति, या पृथ्वी से उत्पत्ति, या इनमें सभी? तो डार्विन का सिद्धांत स्टूडेंट हमें बतलाता है सरल जीवों में जटिल जीवों का विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा सही जा रहा है, सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, वे लक्षण जो अगली पीढ़ी को वंशागत नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक परिवर्तन, कायिक विभिन्नता या उपार्जित विभिन्नता, या ए और बी दोनों? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वे अनुवांशिक उत्परिवर्तन तथा कायिक विभिन्नता कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर पाते हैं वे ही जीवित रह पाते हैं। प्रकृति की यह घटना कहलाती है। ठीक है, प्रकृति की यह कौन सी घटना कहलाती है? अनुवांशिक विभिन्नता, अनुवांशिक पुनर्योग या प्राकृतिक चयन, या इनमें से कोई नहीं?
तो स्टूडेंट ये हमारी कहलाती है प्राकृतिक चेन, ठीक है। जो जीव अपने परिस्थितियों के अनुसार प्रकृति में जीवित रह पाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक चेन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राकृतिक चेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, किसने बताया कि जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर उपस्थित सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है? यह बात को सर्वप्रथम किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन ने, या मेंडल ने, या JBS होल्डेन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसने इस बात को बताया था JBS होल्डेन ने, ठीक है। JBS होल्डेन ने बताया था कि जीवों की जो उत्पत्ति है वह पृथ्वी पर उपस्थित सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, JBS होल्डेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? एक जाति, एक प्रजाति, या प्राणी, या इनमें से कोई नहीं? तो वैसे जीव को हम बोलते हैं एक प्रजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, मेंडल का प्रथम नियम क्या था? ठीक है, मेंडल का जो प्रथम नियम था वह क्या है? पृथक्करण का नियम, या मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, या जैव विकास, या इनमें से कोई नहीं? तो मेंडल का प्रथम नियम है पृथक्करण का नियम। मेंडल का प्रथम नियम था पृथक्करण का नियम। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, मानव विकास के अध्ययन के साधन क्या हैं? मानव विकास के अध्ययन के साधन क्या हैं? उत्खनन, या समय निर्धारण, या जीवाश्म अध्ययन एवं DNA निर्धारण, या इनमें से सभी? तो स्टूडेंट मानव विकास के अध्ययन के साधन है उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन एवं DNA निर्धारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति किससे हुई? जीवन की उत्पत्ति किससे हुई? अजैव पदार्थों से, प्रोटोप्लाज्म से, या ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जीवन की उत्पत्ति हुई अजैव पदार्थों से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अजैव पदार्थों से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, सोडियम तथा पोटेशियम और धातु तेजी से अभिक्रिया करता है, या किसके साथ अभिक्रिया करता है? गर्म जल के साथ, या ठंडे जल के साथ, या भाप के साथ, या सभी के साथ? तो इन्हें सोडियम तथा पोटेशियम ये सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है ठंडे जल के साथ, ठीक है। ठंडे जल में डालने पे ठंडे जल के साथ यह सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? ठीक है, वह कौन सी धातु है जिसे हम जल में डालते हैं तो वह तैरने लगती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या निकेल? स्टूडेंट आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट में जरूर लिखें। कौन सी धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगती है? कैल्शियम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा सी सही हो जाएगा, कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है? धातु के क्लोराइड प्लस जल, धातु के क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, या धातु एवं क्लोरीन गैस, या धातु के हाइड्रो ऑक्साइड एवं जल? तो यहाँ से स्टूडेंट जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर धातु के क्लोराइड तथा जल का निर्माण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा, धातु के क्लोराइड तथा जल का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? ठीक है, इनमें से कौन सी अधातु जो है वह चमकीला है? सल्फर, कार्बन,
आयोडीन या ब्रोमीन। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्रोमीन एक अधातु है जो कि चमकीला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या है, यह ऊष्मा का क्या चीज करता है, क्या करता है? कुचालक है, अर्धचालक है, सुचालक है, या चालक और कुचालक दोनों है। तो स्टूडेंट धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सुचालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाती है। वह गैस कौन सी हो सकती है? ठीक है, वह किस गैस के चिपकने के कारण वह तैरती है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, या नाइट्रोजन गैस, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ से हमारे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? ठीक है, कौन सी धातु जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करती है? सोना, लेड, सिल्वर, या पोटेशियम। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सी धातु है वह द्रव अवस्था में पाई जाती है? सिलिकॉन, चांदी, लोहा, या मरकरी। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, मरकरी। मरकरी जो है वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? ठीक है, सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं उन धातु का परिष्करण किस विधि के द्वारा हम लोग करते हैं? विद्युत अपघटन द्वारा, चुनकर द्वारा, या चुंबक द्वारा, या अपचयन द्वारा। तो इसमें सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण हम करते हैं विद्युत अपघटन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विद्युत अपघटन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है? धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करके, या धातु के ऑक्साइड अम्ल की अभिक्रिया करके, या धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर, या धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर अपघटन करके। तो स्टूडेंट सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली जो धातुएं होती है उनका निष्कर्षण हम कर सकते हैं धातु के ऑक्साइड के केवल गर्म करके। ठीक है, धातु के ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातु का हम निष्कर्षण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 48वां क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। कैसे? धातु को ऑक्साइड में बदलकर, या धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करके, या धातु के ऑक्साइड को एल्युमिनियम द्वारा अपचयित करके, या विस्थापन द्वारा। तो स्टूडेंट इसका हम लोग निष्कर्षण कर सकते हैं धातु के ऑक्साइड को में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करके, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत पड़ जाती है? लाल रंग की, पीले रंग की, काली रंग की, या भूरी रंग की। तो स्टूडेंट उस पर भूरी रंग की परत पड़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भूरी रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अगर लोहे में 0.5% कार्बन मिला दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाता है, या प्रबल तथा कठोर हो जाता है, या कोई असर नहीं पड़ता, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट यदि हम लोहे में 0.5% यदि कार्बन मिला देते हैं
तो वह जो लोहा होता है वह प्रबल तथा कठोर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। लोहा प्रबल तथा कठोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पीतल है, पीतल क्या है? धातु है या अधातु है या मिश्र धातु है या उपधातु है? तो स्टूडेंट पीतल हमारा मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिश्र धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है सल्फर की ऑक्साइड के नाम क्या हो सकते हैं? ठीक है, सल्फर के जो ऑक्साइड हैं उनके नाम क्या हो सकते हैं? सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, पेरस सल्फाइड या कॉपर सल्फाइड? तो सल्फाइड के ऑक्साइड के नाम हो सकते हैं स्टूडेंट सल्फाइड। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड के नाम हो सकते हैं सल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? और आपको पता होना चाहिए कि जिस भी मेटल में जितना अधिक कार्बन होगा वह मेटल उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन किस में पाई जाती है? हीरा में। ठीक है, हीरे में सबसे ज़्यादा कार्बन पाई जाती है, इसलिए हीरा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन है कि इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? 3%, 4%, 5% या 2%? तो स्टूडेंट इस्पात में टोटल 2% ठीक कार्बन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नांकित में से कॉपर के अयस्क कौन हो सकते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, क्यूपराइट, बॉक्साइट, सिनाबार या कैलामाइन। तो स्टूडेंट कॉपर के अयस्क हो सकते हैं क्यूपराइट। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्यूपैराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं या निम्न होते हैं या न तो उच्च होते हैं और न ही निम्न होते हैं, अर्थात सामान्य होते हैं या सभी कथन सत्य है? तो स्टूडेंट आयनिक यौगिक के जो गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं वह उच्च होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, उच्च होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट कार्बन एक अपरूप है जो क्या होता है? मुलायम होता है या कठोर होता है या द्रव होता है या गैस होता है? तो स्टूडेंट ग्रेफाइट कार्बन जो होता है वह कार्बन का एक अपरूप है जो कि एक मुलायम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुलायम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोला कि आभूषण बनने वाले सोना होता है। ठीक है, आभूषण बनने वाले सोना होता है वह कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 16 कैरेट का या 15 कैरेट का? तो जन आभूषण बनने वाला जो सोना होता है वो होता है 22 कैरेट का। ठीक है, और 24 कैरेट का कोई भी आभूषण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यदि 24 कैरेट का कोई भी आभूषण बनाया जाता है तो वह आभूषण फट जाता है। ठीक है, तो सोनार क्या करते हैं? सोनार 22 कैरेट तो सोने को मिलाते हैं, तो 2 कैरेट क्या करते हैं? वह पीतल को मिला देते हैं। ठीक है, तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो 22 कैरेट का ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को या आयरन को? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी लिथियम को। ठीक है, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुँचती है किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है? सोडियम क्लोराइड की या कॉपर क्लोराइड की या पॉलीविनाइल क्लोराइड की या मैग्नीशियम की? तो स्टूडेंट उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है। ठीक है, जिस तार से हमारे घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है या उपधातु है या इसमें से कुछ नहीं? तो स्टूडेंट सिलिका जो है वह एक उपधातु है। ठीक है, सिलिका एक उपधातु है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा,
उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है शनिवार किसका अयस्क है? शनिवार जो है वह किसका अयस्क है? जस्ता का, एल्युमिनियम का, पारद का या कैल्शियम का? तो स्टूडेंट शनिवार जो है वह पारद का अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पारद। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक है, ठीक है, मनुष्य की जो शरीर में जो सोचने वाली ऊतक है उस ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं? पेशी ऊतक या एपिथेलियल ऊतक या संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? तो जो मनुष्य के शरीर में जो सोचने वाली ऊतक है उसे हम लोग बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा भाग है? परम मस्तिष्क जिसे हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं, या मध्य मस्तिष्क या सेरिबलम, या इनमें से कोई नहीं? तो जिन मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह हमारा है परम मस्तिष्क, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परम मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि उपस्थित होता है, ठीक है, थायराइड जो है वह ग्रंथि उपस्थित होता है, कहाँ उपस्थित होता है? वृक्क के पास या ट्रेकिरिया के दोनों ओर या अमाशय के पास या इनमें से कोई नहीं? तो जिन्हें थायराइड ग्रंथि जो है वह उपस्थित होता है ट्रेकिरिया के दोनों ओर, यानी ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि ट्रेकिरिया के दोनों पर उपस्थित होता है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला कि निम्न विकल्पों में से कौन मेनिजीज नहीं है? निम्न विकल्पों में से कौन मेनिजीज नहीं है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, पियामीटर या ड्यूरामीटर या एरेंक्वायोमीटर? तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव ये मेनिजीज नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मेरी रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु निकलता है, कहाँ से निकलता है? मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पोन्स से या मेडुला से? तो ये मेरु रज्जु निकलता है मेडुला से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेडुला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइकोकाइनिन? तो इनमें से जो पादप हार्मोन है वह हमारा है साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज की जो एक अणु होती है उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? 4 परमाणु, 6 परमाणु, 8 परमाणु या 12 परमाणु? तो ग्लूकोज के एक अणु में 6 परमाणु पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 6 परमाणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ठीक है, मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? क्या सेरिब्रम या ध्यानेंद्रिय पाली या डायनीसेफेलॉन या ऑप्टिक पैली? तो मनुष्य की जो सूंघने की जो क्षमता होती है उसे नियंत्रित करती है ध्यानेंद्रिय पाली, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रित किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक जो गति होती है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिबेलम के द्वारा या सेरिब्रम के द्वारा या थायराइड के द्वारा या पिट्यूटरी के द्वारा? तो स्टूडेंट यह नियंत्रित होता है सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सेरिब्रम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल? तो मनुष्य की शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह लीवर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का, रिलैक्सिन का, या इनमें से सभी? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोला कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, या इनमें से सभी? तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुमस्तिष्क जो है वह मनुष्य के शरीर का संतुलन का अनुरक्षण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग है? अभिवाही अंग, ग्राही अंग, लक्ष्य अंग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसलिए तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग है अभिवाही अंग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिवाही अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सूचनाओं और चेतना का भंडारण इस अंग में होता है? ठीक है, सूचनाओं और चेतना का भंडारण किस अंग में होता है? आँख में, अभिवाही अंग में, मस्तिष्क में, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट सूचना और चेतना का भंडारण होता है मस्तिष्क में। किसमें? मस्तिष्क में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि न्यूरॉन के केंद्रक कहाँ उपस्थित होते हैं? न्यूरॉन के केंद्रक कहाँ उपस्थित होते हैं? कोशिकाकार साइटोन में, या एक्सोन में, या ड्रूमिका में, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाकार में। न्यूरॉन के केंद्रक कोशिकाकार में उपस्थित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? पिट्यूटरी में, सेरिबेलम में, स्पाइनल कार्ड में, या हाइपोथैलेमस में? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस ने। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में, यानी ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि खाली स्थान मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। ठीक है, यानी कि मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसकी सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ड्यूसमीटर, पियामीटर, या एरेंक्सोवाइड मीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसलिए मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूसमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ड्यूसमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बोला कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ग्लूकागन के कारण, इंसुलिन के कारण, या गैस्ट्रिन के कारण, या सोमोटोस्टेरोन के कारण? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, यह रहता है इंसुलिन के कारण। ठीक है, किसके कारण? इंसुलिन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंसुलिन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रित होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, या तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट हमारे शरीर में जैविक कार्यों का नियंत्रित होता है तंत्रिका एवं रासायनिक दोनों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंद तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, या डाइनसेफ्लॉन? तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, मेडुला। ठीक है, मेडुला जो है वह हृदय स्पंद तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हार्मोन कोशिका द्विगुणन एवं विभाजन में मदद करता है? ऑक्जिन, जिबरेलिन,
साइटोकाइनिन या इनमें सभी। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी। और स्टूडेंट देखिए, कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में हमारी ऑक्जिन भी मदद करता है, जिबरेलिन भी मदद करता है और साइटोकाइनिन भी मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निशल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? निशल कणिकाएं जो होती है वह कहाँ पाई जाती है? साइटोन में, एक्सॉन में, या सूत्रयुग्म गांठे में, या सिनेप्स में? तो स्टूडेंट निशल कणिकाएं जो होती है, निशल कणिकाएं पाई जाती है साइटोन में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइटोन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सेरिब्रल हेमीस्फीयर को जोड़ने का काम ये करता है। कौन काम करता है? कॉर्पस कैलोसम, टेम्पोरल लोब, पैराइटियल लोब, या ऑक्सीपिटल लोब? तो स्टूडेंट दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का जो कार्य करता है वह करता है कॉर्पस कैलोसम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कॉर्पस कैलोसम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कहाँ है? चार ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्टिक पाली, सेरिब्रल मेंडकल, सेरिब्रम, या डाइनसिफेनॉल? स्टूडेंट स्मरण शक्ति का जो मुख्य केंद्र है वो हमारा है सेरिब्रम में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेरिब्रम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लार आना, या हृदय का धड़कना? तो स्टूडेंट यहाँ से जो हृदय का धड़कना है यह अनैच्छिक क्रिया में नहीं आता है। ठीक है, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया में नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, हृदय का धड़कना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा, या ऑप्टिक पाली, या इनमें से सभी? तो स्टूडेंट अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित केंद्र माना जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन कौन है? निम्न में सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन किसे माना जाता है? इंडाल ब्यूटरिक अम्ल को, या इंडाल 3 पायरुविक अम्ल को, या इंडाल एस्टिक अम्ल को, या फिनाइल एस्टिक अम्ल को? स्टूडेंट सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन माना जाता है इंडाल एस्टिक अम्ल को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंडाल एस्टिक अम्ल को सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश अनुवर्तन गति के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है? प्रोह, पत्तियां, जड़ें, या ए एवं बीज दोनों? तो स्टूडेंट प्रकाश अनुवर्तन गति के समय प्रोह और पत्तियां दोनों आती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ें खाली स्थान गुरुत्वानुवर्ती होती है जबकि तने खाली स्थान गुरुत्वानुवर्ती होते हैं। यहाँ से हमारे पास चार ऑप्शन है, तो चलिए यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देखते हैं। देखिए पौधे की जो जड़ें होती है वह धनात्मक गुरुत्वानुकर्षण होती है जबकि तने ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका की बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। ठीक है, पराग नलिका की बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? जलानुवर्तन प्रक्रिया, या गुरुत्वानुवर्तन प्रक्रिया, या प्रकाश अनुवर्तन प्रक्रिया, या रासायनिक अनुवर्तन? तो स्टूडेंट पराग नलिका का बीजांड की ओर जाना यह हमारी कहलाती है रासायनिक अनुवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, रासायनिक अनुवर्तन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे जटिल मस्तिष्क होता है, सबसे जटिल मस्तिष्क होता है पशुओं का, जलीय जीवों का, मनुष्य का या पक्षियों का। तो स्टूडेंट सबसे जटिल जो मस्तिष्क होता है पशुओं का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पशुओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है। एड्रिनल जो ग्रंथि होते हैं वह कहाँ उपस्थित होते हैं, वृक्क के नीचे, वृक्क के सामने या वृक्क के ऊपरी सिरे पर या इनमें से कोई नहीं। तो एड्रिनल जो ग्रंथि होते हैं उपस्थित होते हैं वृक्क के ऊपरी सिरे पर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वृक्क के ऊपरी सिरे पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया का नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, पिट्यूटरी, थायराइड, पाराथायराइड या एड्रिनल ग्रंथि। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर है पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी जो है वह यह अंडाशय एवं शुक्राणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, मधुमेह, घेंघा, बौनापन या फिर लकवा हो सकता है। तो इसलिए मधुमेह के आघात से लकवा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, लकवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में ब्राहा उद्दीपनों के अनुसार गति करने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिवर्तन, ऐच्छिक क्रिया, वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट पौधों में ब्राहा उद्दीपनों के कारण गति करने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग करते हैं परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में प्रकाश की ओर गति कहलाता है। ठीक है, पौधों में प्रकाश की ओर जो गति होती है वह क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन, वृद्धि, प्रकाशानुवर्तन या प्रतिवर्तन। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। देखिए पौधों में प्रकाश की ओर गति प्रकाश अनुवर्तन कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में पाई जाने वाली गति होती है। पौधों में पाई जाने वाली गति होती है, कौन सी गति होती है, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या इनमें से सभी। तो इसमें प्रकाश में तीनों गति पाई जाती है। ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और जलानुवर्तन तीनों गति पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल का अधोगामी वृद्धि है। जल का अधोगामी वृद्धि है, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसानुवर्तन। तो जल का जो अधोगामी वृद्धि है वह हमारा है गुरुत्वानुवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है, यह पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। पौधों की तनों की लंबाई में कौन वृद्धि करता है, ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, ए और बी दोनों या साइटोकाइनिन। तो पौधों की जो वृद्धि, तनों की वृद्धि होती है उसमें हमारी मदद करता है ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो स्टूडेंट यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।